दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे क्रोमोलियो नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को एंगी उम्बारा डायरेक्ट करे हैं और IMDb पे इसे मिले हैं 4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। ऐसा कहा गया है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पे आधारित है, लेकिन इसकी जड़ें इंडोनेशियन फोकलोर और अर्बन लेजेंड से जुड़ी हैं। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर क्रोमोलियो मूवी की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी मोटी बातों को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जहां 1980s इंडोनेशिया की एक घटना के बारे में हम जान पाते हैं। बेसिकली उस दौरान कई सारे थग्स और गूंस अचानक से गायब हो गए थे और बाद में वो समाप्त मिले थे। इन थग्स के 2 ग्रुप्स थे और जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से आते थे उनको सुगाली कहा जाता था। लोगों में ये बात प्रचलित थी कि सुगालीज को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता था और उनमें से कुछ सुगालीज इतने पावरफुल थे कि उन्हें बंदूक वगैरह से भी खत्म नहीं किया जा सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सुगाली काला जादू जानते थे और इसीलिए वो इतने पावरफुल बन गए थे। अब कहानी 1984 जावा में शिफ्ट होती है जहां यान्तो नाम का एक आदमी कई सुगाली की लाशों को एक गड्ढे में भरवा रहा था और इस काम में कई सारे लेबरर्स और उनका बॉस था दनांग। दनांग का एक असिस्टेंट भी था नेम्ड प्राप्तो। जब उन सारे लेबरर्स में से एक लेबर भागने की कोशिश करता है तो यान्तो उस पे फायरिंग करता है और सभी लोग डर जाते हैं। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि कोई काम छोड़ के भागने की हिम्मत ना करे। अब अगले सीन में हम एक पावरफुल सुगाली को देखते हैं जिसका नाम था जारोत और दनांग जारोत को ह्यूमिलिएट करते हुए उसे भी समाप्त होने की बात कहता है। जारोत कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब तुमने मुझसे मदद मांगी मैंने तुम्हारा साथ दिया और अब तुम मुझे ही खत्म कर देना चाहते हो। प्राप्तो अब जारोत से कहता है कि तुम्हें हमने केओस मचाने के लिए भेजा था लेकिन फिर तुम सभी का खून पीने लगे। सो आई वंडर कि तुम कोई इंसान हो भी या नहीं। इस पे जारोत हंसता और कहता है कि तुम सारे लोग मुझसे इतनी जल्दी मुक्ति नहीं पा सकोगे और समाप्त होने से पहले वो इन लोगों पे कोई कर्स या स्पेल डाल के चला जाता है। वो कहता है कि जब तक इस मिट्टी में मेरे खून के निशान रहेंगे और मेरी शरीर इस गांव की जमीन में रहेगी तब तक मैं वापस आता रहूंगा। इसके जवाब में दनांग कहता है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ही खून या जनरेशन मार सकती है ना, तो उसका इलाज भी मेरे पास है। और फिर दनांग यान्तो से कह के जारोत को समाप्त करवाता है। हम समझ पाते हैं कि जारोत एक बहुत पावरफुल सुगाली था जिसे ब्लैक मैजिक आता था और दनांग ने उसे समाप्त करवा दिया था। साथ ही उस रात काम करने वाले लेबरर्स को भी दनांग ने समाप्त किया था। अब कहानी 1994 में आती है जहां जिया नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड दिका के साथ अपने गांव के घर वापस जा रही थी। हम समझ पाते हैं कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और वो पहली बार अपने माँ के घर जा रही थी। बेसिकली जिया यहाँ खुद को एक नाजायज कहकर संबोधित करती है और शायद इसी वजह से वो अपने ग्रैंडफादर से काफी दूर जकार्ता में रहती थी। लेकिन क्योंकि उसकी माँ हाल ही में समाप्त हुई थी तो वो एक बार अपने ग्रैंडफादर के घर आना चाहती थी फॉर हर फ्यूनरल सेरेमनी। जिया यहाँ अपने फादर का भी थोड़ा बहुत जिक्र करती है एंड द क्वेश्चन हियर वाज कि क्या वो एक बुरे आदमी थे। खैर दिका को ये सही नहीं लग रहा था कि जिया अपने गांव जाए, बट स्टिल वो जिया के खातिर उसके साथ मजेनांग आया था। अब जैसे ही जिया और दिका फ्यूनरल में पहुंचते हैं तो आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बहुत सारे क्रोज ऊपर मंडराने लगते हैं। हम समझ पाते हैं कि जिया की जो माँ थी वो एक्चुअली में दनांग की बेटी थी। इनफैक्ट इस फ्यूनरल के अंदर दनांग और प्राप्तो भी थे। दनांग जिया के यहाँ आने से खुश नहीं था और फ्यूनरल के बाद वो जिया से कहता है कि तुम आज ही घर वापस चली जाओ। दनांग के बर्ताव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जिया से नफरत करते हैं, रादर वो तो जिया के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थे। दनांग कभी नहीं चाहते थे कि जिया यहाँ आए और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि जिया यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्राप्तो गांव वालों से कहता है कि जिया वापस गांव आ गई है और क्योंकि आप सभी ने डरावनी कहानी सुनी होगी तो आज रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर आपको प्रेयर भी करना है तो घर में रह के ही करिए और बाहर बिल्कुल मत झांकना। इनफैक्ट अगर कोई आपके दरवाजे पे खटखटाए तो भी आप दरवाजा मत खोलना। और तो और अगर आप में से किसी ने उन लोगों को देख लिया तो ध्यान रखना कि उनकी आंखों में नहीं देखना है या उनसे नजरें नहीं मिलाना है। स्टिल अगर किसी ने नजरें मिला ली है तो वो सारे आपको लेने जरूर आएंगे। अब प्राप्तो यहाँ किन की बात कह रहा है ये तो हमें कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ घर में बैठे बैठे जिया अपनी मदर को याद कर रही थी और तभी अचानक से ऊपर के फ्लोर से एक बॉल लुढ़कता हुआ इनके पास आ जाता है। जिया इससे हैरान हो जाती है और ऊपर के कमरे में जाके इधर उधर चेक करने लगती है। अचानक से उसे पीछे से एक आयरन ट्रंक या चेस्ट की आवाज आती है और वो उसे चेक करने लगती है कि
तभी वहाँ दनांग आ जाता है और कहता है कि इस रूम में कोई खास बात नहीं है, बस सारी पुरानी चीजें ही हैं। इनफैक्ट दनांग अब जिया को घर जाने को कह रहा था। ऐसे में दिका अब जिया से पूछता है कि दनांग को इतनी जल्दी क्या है इन्हें घर भेजने की। इसके जवाब में जिया कहती है कि वो अपने गांव वालों को लेकर परेशान है, क्योंकि दनांग ने उसे बताया था कि जिया के फादर गांव वालों से बहुत सारा डेट लिए थे एंड देन एक दिन कहीं गायब हो गए थे। दनांग को डर था कि जिया के फादर उसके गांव में आने की खबर सुन के वापस गांव में आ जाएंगे और इससे दनांग की बहुत बदनामी भी होगी। लेकिन जिया कहती है कि उसे विश्वास है कि उसके पिता भागे नहीं होंगे, क्योंकि वो जिया से बहुत प्यार करते थे। जिया लास्ट ईयर अपने मदर और ग्रैंडफादर की कॉन्वर्सेशन भी सुनी थी, जहां उसकी मदर एक दिन के लिए गांव आना चाहती थी, लेकिन ग्रैंडफादर दनांग ने अलाउ नहीं करा। मोरओवर उसे लगता है कि उसके फादर भी गांव में वापस आना चाहते हैं, लेकिन दनांग इसके खिलाफ थे। तो बेसिकली जिया यहाँ पूरी बात का पता लगाना चाहती थी, तभी वो यहाँ रुकना चाहती थी। खैर उसी रात मेहनांग में काफी तेज हवा चलने लगती है और हम देख पाते हैं कि जिस कार में जिया और दिया जकार्ता जाने वाले हैं उसका टायर पंचर हो गया है। दनांग अब परेशान होकर अपने राइफल को लोड करता है और वो दिका से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, तब तक जिया घर पे ही रहेगी। दनांग अब दिका को एक सुनसान सड़क की तरफ जाकर हेल्प लेने को कहता है और दिका भी उनकी बात मानता है। वहीं टाउन में दो पुलिस वाले बुध और जॉन पहरा दे रहे होते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया ने अब अपने पुराने दोस्त मेली को कॉल लगाया था और वो उससे दूर जाने के लिए माफी भी मांगती है। मेली गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी और वो जिया से बात कर काफी खुश हो जाती है। अब सीन अगेन शिफ्ट होकर दिका पे फोकस करता है, जो जिया की डायरी पढ़ रहा था और तभी अचानक से तूफान आने जैसा माहौल बन जाता है। दिका को अपने पैरों के नीचे काले बादल जैसा कुछ चीजें दिखाई देती है और तभी क्रीपी सा एक सॉन्ग बजने लगता है और दिका को एक शव यात्रा दिखाई देता है, जहाँ कुछ काले भूतिया आकृति के लोगों ने एक जनाजे को उठाया हुआ था और अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थी। वही सेम दृश्य बुध और जॉन को भी दिखता है और तो और मेली की मदर भी अब उस जनाजे को देखकर बिल्कुल डर गई थी। हम समझ पाते हैं कि इनको पॉल बियरर या क्रोमोलियो कहा जाता है, जिससे पूरा गांव डरता था। उनमें से एक पॉल बियरर बुध को डराता है और मेली की मदर भी अब घर के अंदर आकर मेली को कपबोर्ड में छिपा देती है। इनफैक्ट फोन के दूसरे साइड से जिया भी इस अफरा तफरी को सुन पाती है। सो बेसिकली पॉइंट ये था कि जैसे ही कोई इन पॉल बियरर को देख लेता है, उनके साथ असाधारण गतिविधियां होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट देखा जाए तो मेली के घर पे भी लाइट चली गई थी। उसकी माँ उसे छुपाकर खुद भी बेड के नीचे छुपने को जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाती और क्रोमोलियो आकर उन्हें समाप्त करता है। इनफैक्ट ये सब मिली भी देख पा रही थी और वो अपने आंखों के सामने अपनी माँ को खत्म होते हुए देखती है। तो हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच थी कि क्रोमोलियो या पॉल बियरर को देखने के बाद लोगों का समाप्त होना तय है। वहीं दूसरी ओर दिका जिया से मिलने जाता है और जिया को गांव छोड़ के जाने को कहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने ये डरावने लोगों को देखा था। लेकिन जिया उस पर भरोसा नहीं करती और एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जिया ही वो इंसान थी जिसने कार के टायर को पंचर करा था। क्यों? ताकि वो कुछ दिन यहाँ गांव में रुक सके। दिका अब बौखलाया हुआ था, लेकिन जिया कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वहीं गांव के रास्तों में बुध और जॉन भी छुपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन तभी अचानक से बुध अपने सर को पोल पे पीटने लगता है। इनफैक्ट वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। वहीं पॉल बियरर्स की बात की जाए तो वो पूरे शहर में घूम घूम कर सभी को दिखाई दे रहे थे। अब जिया और दिका भी बहस कर रहे थे कि तभी एक अदृश्य शक्ति दिका का गला पकड़ के उसे हवा में उठाने लगती है। लेकिन तभी दनांग आकर उस एंटिटी पे गोली चलाता है, जिससे दिका की जान बच जाती है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि दनांग को कैसे पता कि वो एंटिटी कहाँ थी, मतलब उस पे गोली वो कैसे चला पाया। वेल, उसके पास एक स्पेशल मिरर थी और बुलेट्स थी, जिससे वो पर्टिकुलरली इन एंटिटीज पे आक्रमण कर सकता था। खैर तो दिका, जिया और दनांग मिलकर जंगल के बीचों बीच भागने लगते हैं, जहाँ जिया अपने ग्रैंडफादर से इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में पूछने लगती है। इस पे दनांग ज्यादा कुछ तो नहीं बताते, लेकिन वो इतना जरूर बोलते हैं कि ये जो पॉल बियरर है ये कोई जनाजे उठाने वाला ग्रुप नहीं, बल्कि ये लोग डिमोनिक लोग हैं। खैर इस पॉइंट पे दनांग अपने मिरर से देख देख कर आगे बढ़ रहा था और तभी कोई एंटिटी पीछे से दिका को खींच लेती है, जिससे दनांग उन्हें बचाता है। ये दोनों भागने लगते हैं, लेकिन जिया अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए वापस जंगल जाना चाहती थी, जिससे दिका उसे रोकता है। अब जिया मेली के घर जाकर उसे बचाना चाहती थी और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, उन्हें मेली की माँ समाप्त रूप में मिलती हैं। ये दोनों मेली को अलमीरा से बाहर निकालते हैं एंड ऑफ कोर्स मेली अपनी माँ को इस हालत में देख के बहुत ज्यादा उदास होती है। अब मेली, दिका और जिया तीनों जंगल वाले रास्ते से गांव से निकलना चाहते थे और तभी उन्हें अपने सामने एक कार भी दिखता है। लेकिन जैसे ही वो लोग कार को रोकने की कोशिश करते हैं, क्रोमोलियो दिका को उल्टा लटका के उस पे भी हमला कर देता है, क्योंकि अपेरेंटली दिका ने भी तो क्रोमोलियो को देखा था ना। इस पॉइंट पे जिया भी अब क्रोमोलियो को देख लेती है और दोनों लड़कियां दिका को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिका बच नहीं पाता। ऑल्दो जाते जाते वो जिया से अपने प्यार का इजहार जरूर करता है। दिका को ऐसा देखकर जिया बिल्कुल टूट जाती है। वहीं अगले सीन में हम दनांग को प्राप्तो के घर आते हुए देखते हैं, जहां प्राप्तो कुछ सॉल्ट बुलेट्स बना रहा था। दनांग उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन प्राप्तो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को अकेला छोड़ के घर से बाहर नहीं जा सकता। इसके जवाब में दनांग कहता है कि ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं,
अपना लॉकेट मुझे दे दो। तो हाँ, प्राप्तो अपना लॉकेट एंड देन ढेर सारे बुलेट्स दनांग को दे देता है। दनांग के वहां से जाते ही प्राप्तो की वाइफ उसे कोसती है, सेइंग कि तुमने अपना लॉकेट उसे दे दिया है और अब हम सब मारे जाएंगे। प्राप्तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर उसी वक्त दरवाजे पर वापस दनांग आता है और जब प्राप्तो दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन वो एंटिटी अब घर के अंदर आ गई थी और वो प्राप्तो के वाइफ पे हमला कर देती है। प्राप्तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए राइफल से शूट भी करने जाता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि उसके पास जितनी भी गोलियां या बुलेट्स थी वो उसने तो दनांग को दे दी थी। अब वो भागकर अंदर वाले रूम में जाता है और अपने गन को लोड करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेसिकली सारे कुर्मोलियो प्राप्तो पे हमला करके उसे भी समाप्त कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यान्तो नाम का आदमी, जिसे हमने पहले सीन में देखा था, वो जिया को अपने घर में बंदी बना के रखा था। इनफैक्ट वो जिया को सारी सच्ची बात बताता है कि आज रात ये सब क्यों हो रहा है। यान्तो कहता है कि वो जिया का सालों से इंतजार कर रहा था और हम ये भी देख पाते हैं कि यान्तो ब्लाइंड था और उस पे एक गन भी था। यान्तो के हिसाब से आज रात जो लोग भी मरे हैं वो क्रोमोलियो की वजह से मरे हैं और जिया अपनी लॉकेट की वजह से सेफ रही है। इनफैक्ट यान्तो यहाँ जिया का लॉकेट भी छीन लेता है। यान्तो जिया से कहता है कि तुम्हारे फादर ने पूरे गांव में कर्ज डाला था और आज रात जो कुछ भी हुआ है वो उनके कर्ज की वजह से ही हुआ है। यान्तो के हिसाब से जिया के फादर को उसके ग्रैंडफादर ने ही खत्म करा और हम समझ पाते हैं कि जिया के फादर और कोई नहीं बल्कि जारोथ ही थे, जिनको हमने पहले सीन में देखा था। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे जारोथ, दनांग ये लोग जिया से रिलेटेड हैं। जारोथ अभी मरा नहीं है क्योंकि वो ब्लैक मैजिक जानता था और वो उस कर्ज का भी जिक्र करता है जो जारोथ ने अपने आखिरी समय में डाला था। और अब जिया ने इस गांव में कदम रखा है तो गली थग्स जिनकी मृत्यु हो गई थी वो अपने कब्र से बाहर आए हैं और उनका लीडर कौन है? वेल, जिया के फादर जारोथ। बेसिकली जिया के फादर अब भी जिंदा हैं इन अ फॉर्म ऑफ डीमन और उनको सिर्फ उन्हीं की वंशज या उनका खून ही मार सकती है जो कि खुद जिया है। तो इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि जिया के आने से पहले जारोथ गांव में हमला नहीं करा था, मतलब वो शांत था, लेकिन फिर जिया के आने से जारोथ की आत्मा जाग गई और इसी वजह से 10 सालों तक दनांग ने मेक श्योर किया था कि जिया गांव से दूर रहे। ऑल्दो एक पॉइंट ये भी है कि जिया ही ये सब कुछ खत्म भी कर सकती है। यान तो ये भी बताता है कि जारोथ के शरीर के 2 टुकड़े कर दनांग ने उसको कब्र में दफना दिया था और बस दनांग को ही पता है कि जारोथ का कब्र कहाँ है। सो बेसिकली जिया को अपने पिताजी को उनके कब्र से रिवाइव करना होगा और उसके शरीर के साथ उनके सर को जोड़कर उन्हें वास्तविकता में लाकर एक ऐसे नाइफ से उन्हें स्टैब करना पड़ेगा जिसमें जिया का खून लगा हो, तभी जारोथ की आत्मा को शांति मिलेगी, मतलब इस दुनिया को वो छोड़ के चली जाएगी। इनफैक्ट ये सब दनांग का ही प्लान है, जहां वो जिया का इस्तेमाल करके जारोथ को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता था। अब ये सब सुन के जिया बहुत आश्चर्य में थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके जो ग्रैंडफादर दनांग है वो बहुत अच्छे इंसान है, बट हम तो जानते हैं कि दनांग वही आदमी थे जिन्होंने सभी गली थग्स को मरवाया था और उनकी वजह से आज पूरे शहर में इतना बड़ा आतंक मचा है। अब ये जो एम्यूलेट थी जिसके कारण जिया अब तक जिंदा बची थी वो जारोथ के फादर के दांत से बनी थी। दनांग ने ऐसे 3 एम्यूलेट बनाए थे, एक जिया के लिए, एक अपने लिए और एक प्राप्तो के लिए। तो हाँ, इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी लोग गांव में अनसेफ है, मतलब उन्हें मरने छोड़ दिया गया। हम समझ पाते हैं कि यान्तो ने भी उन क्रोमोलियो को देखा था, तभी उसे अपनी आंखों का बलिदान देना पड़ा, वरना वो भी आज अपनी जान गंवा देता और इसी वजह से यान्तो दनांग से नफरत करता था। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि आखिर यान्तो चाहता क्या है? वेल, यान्तो चाहता था कि आज की रात दनांग और प्राप्तो को उनकी सजा मिल जाए, इसलिए वो जिया को कैद में करके रखा था। इनफैक्ट वो जिया को खत्म भी करना चाहता था ताकि वो या कोई और जारोथ और क्रोमोलियो को ना रोक सके। यान्तो के हिसाब से पूरा गांव ही गलत आदमियों से भरा है जिन्होंने इतने सारे थग्स को या तो समाप्त करवाया या फिर वो लोग चुप रहे जब ये सब कांड हो रहा था, और इसलिए यान्तो चाहता है कि क्रोमोलियो गांव वालों को खत्म कर दे। तो इस पॉइंट पे यान्तो जिया को समाप्त करने ही वाला था कि तभी जिया उसे किक कर देती है और क्योंकि यान्तो अंधा था उसे जिया को ढूंढने में वक्त लग जाता है। उतने देर में दनांग भी वहां आ जाता है और यान्तो को ओवरपावर कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है जिस बीच दनांग यान्तो को काफी मारता है और फिर वो अपनी पोती जिया को आजाद करता है। ये दोनों लोग इस झोपड़ी से निकल जाते हैं। ऑल्दो अब मेली भी अब छुपकर ये सब देख रही थी और वो इन दोनों के पीछे चलने लगती है। नाउ जंगल के रास्ते में जिया दनांग पे बहुत गुस्सा करती है और दनांग जिया के पाम में एक कट लगा देता है जिसकी मदद से वो जारोथ की आत्मा को शांत करता एज ही हैड प्लान्ड। जिया उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। इनफैक्ट वो कह रही थी कि मैं अपने पिता को स्टैब नहीं कर सकती, वो जैसे भी थे मेरे लिए एक बहुत अच्छे पिता थे, तो मैं उनका बुरा नहीं कर सकती। दनांग कहता है कि तुम अगर उसे आज नहीं समाप्त करोगी तो मैं ही उसे समाप्त कर दूंगा। ये दोनों अपने घर जाते हैं और दनांग कहता है कि तुम्हारे पिता का ग्रेव बैकयार्ड में है और हम आज रात उसे रिवाइव करेंगे। दनांग के इस अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड को देख जिया कहती है कि आपको अपने किए पे कोई पछतावा है भी या नहीं। इस पे दनांग कहता है कि ये सारे शहर वाले मेरी वजह से बचे हैं और मैंने ही इन सबको गली थग से बचाया है। दनांग के हिसाब से वो जो कुछ भी किए थे उसके पीछे रीजन था और जिया ही वो रीजन है
जिसकी वजह से ये कर्स वापस आया है। बेसिकली देखा जाए तो अगर वो यहाँ नहीं होती तो जारोद की आत्मा भी वापस नहीं आती। इस पॉइंट पे जिया रोने लगती है और कहती है कि अगर आप मुझे बता दिए होते कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती हूँ तो शायद मैं यहाँ वापस कभी नहीं आती। खैर इतना सारा आर्ग्यूमेंट होने के बाद जिया फाइनली अपना वर्डिक्ट सुनाती है, जहाँ वो भी यान्तो के सोच से ही मैच कर रही थी, यानी वो भी चाहती है कि सारे गांव वाले समाप्त हो जाए। और ऐसा कह के जिया अपना लॉकेट वहां फेंक के भाग जाती है, लेकिन तभी क्रोमोलियो जिया पे अटैक कर देते हैं और दनांग कैसे भी उसे रोकता है। इस अटैक के दौरान जिया एक पेड़ से टकराती है जिससे उसके पेट में चोट लगती है और दनांग जिया का लॉकेट लेकर बैकयार्ड का एक शेड खोलता है जिसके अंदर जारोद का कब्र या जनाजा रखा हुआ था, लेकिन उसके शरीर के साथ कोई सर नहीं था। और दनांग अपने घर जाकर वही आयरन चेस्ट खोलता है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर जिया के फादर यानी जारोद का सर था। वो उस बॉक्स से सर को निकाल के जारोद के शरीर के साथ रख देता है एंड देन खुद ही जिया के खून से सनी नाइफ से जारोद को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से यान्तो आ जाता है और वो दनांग पे एक छोटे से एक्स से हमला कर देता है। दनांग इस हमले से चोटिल हो जाता है लेकिन वो उठकर यान्तो का सामना करता है। वहीं दूसरी ओर सेम वक्त पे क्रोमोलियो जिया के सामने आ जाते हैं और जैसे ही जिया उस कब्र के ऊपर का कपड़ा उठाती है तो अंदर उसे अपनी ही लाश दिखती है और वहीं जारोद की आत्मा आकर उसका गला पकड़ लेती है। वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी जिया है जिससे वो बहुत प्यार करते थे और इस पॉइंट पे जारोद की आत्मा को अब पुरानी बातें याद आने लगती है। जिया अपने पिता से यह भी कहती है कि आपको पूरा हक है मुझे समाप्त करने का, लेकिन तभी जारोद की आत्मा वहां से गायब होकर अपने शरीर में प्रवेश करती है। तो बेसिकली सीन ये था कि यान्तो और दनांग आपस में हाथापाई कर रहे थे और तभी जारोद की आत्मा भी जाग उठती है। यान्तो यहाँ जारोद से माफी मांगता है लेकिन जारोद यान्तो के शरीर से उसका खून पीकर ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो इस पॉइंट पे दनांग और जारोद एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, जहां दनांग कहता है कि मेरी बेटी इडा तुमसे नफरत करती थी और वो अपने जीवन के आखिरी पलों में तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लिए भी पछताती है। इन केस आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इडा और कोई नहीं बल्कि जिया की माँ हुई। इस पे जारोद कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे समाप्त करवाया और इस पे दनांग का कहना था कि ये बस एक ऑर्डर था जिसे मैंने सिंपली फॉलो करा। इस पॉइंट पे जिया भी लड़खड़ाते हुए बैकयार्ड वाले शेड में आ जाती है और देखती है कि जारोद उसके दादाजी को चोट पहुंचाने वाला है। जिया अपने फादर को देख के इमोशनल हो जाती है और उनसे गले लग जाती है। वो अपने फादर को ये खूनी खेल बंद करने को कहती है क्योंकि अब ऑलमोस्ट सभी को उनकी गलतियों की सजा मिल चुकी थी। वो अपने दादाजी को भी बख्श देने की भीख मांगती है लेकिन जारोद अब रेज में था और वो प्यार से नहीं मानता। तब फाइनली जिया को कठिन फैसला लेना पड़ता है और वो अपने पिता को उसी हथियार से स्टैब कर देती है जिसमें उसके खून लगे थे। जिया के हमले से जारोद का शरीर जमीन में गिर जाता है और फाइनली जारोद का कर्ज खत्म हो जाता है। अब जिया अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है कि तभी वहां मिली आ जाती है जो कहती है कि मुझे सब पता चल चुका है और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो जिया पे हमला कर देती है और इस हमले में जिया को 2 गोलियां भी लगती है। दनांग अब मिली पे आक्रमण कर उसे रोकता है और इस हाथापाई में दनांग और मिली दोनों समाप्त हो जाते हैं। बेसिकली बच जाती है तो सिर्फ जिया। तो इस पॉइंट पे जिया वहीं पास में रखे नाइफ पे से अपने डैड के खून को टेस्ट करती है और हम देख पाते हैं कि वो भी अब एक क्रोमोलियो बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस भयानक रात के बाद जारोद, दनांग, प्राप्तो, मिली और कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बच जाती है तो सिर्फ जिया। अब अगले सीन में हम जिया को सड़क पे चलते हुए देखते हैं जिसके चोट वगैरह अपने आप भर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वो भी एक क्रोमोलियो बन चुकी थी। इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म होता है लेकिन मूवी के अंदर एक एंड क्रेडिट सीन भी है जहां कुछ ब्लैक सूट पहने आदमी जारोद के बॉडी को उठा रहे होते हैं एंड दिस इंडिकेट्स कि इस मूवी का कोई सीक्वल या प्रीक्वल आ सकता है जहां हमें जिया और जारोद दोनों की कहानियां दिखाई जा सकती हैं। तो फाइनली इस पॉइंट पे आके मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी क्रोमोलियो मूवी की कहानी जिसकी स्टोरी काफी सिंपल है लेकिन एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है। और इस पॉइंट में आपको एक छोटी सी समरी दे देता हूँ। तो बेसिकली जिया के फादर जारोद एक सुगाली थे विद सुपरनैचुरल पावर्स या ब्लैक मैजिक और उन्हें दनांग ने मरवा दिया था इन द पास्ट। और मरते हुए जारोद ने गांव वालों पे एक कर्ज डाला था कि वो वापस लौटेगा और सबका खात्मा जरूर करेगा। जारोद को बस उसका खून ही रोक सकता था। दनांग अब दिमाग लगा के जारोद के सर और शरीर को अलग करके रखा था और जिया को भी गांव से दूर रखा था ताकि जारोद कभी वापस न आए। लेकिन जिया की माँ के गुजर जाने के बाद वो यहाँ आई और उसे ये भयानक रात देखने को मिली। लेकिन अंत में जिया ने जारोद पे वार करके उसे खत्म करा और बाकी बचे गांव वालों को इस श्राप से मुक्त किया। अब यहाँ तक तो कहानी सिंपल थी लेकिन फिर अंत में जिया क्रोमोलियो क्यों बन गई? वो इसलिए क्योंकि जिया उन लोगों का पता लगाना चाहती थी जिसके कहने पे दनांग ने जारोद को खत्म करा। I mean, कहानी में कई बार दनांग कह रहे थे कि उन्होंने जो भी किया वो किसी रीजन के कारण किया, किसी ऑर्डर का वो पालन कर रहे थे और रीजन क्या है या किसने ऑर्डर दिया इस बारे में हमें बताया नहीं गया। तो ऑफ कोर्स जिया के मन में ये चला होगा कि दनांग रियल कल्प्रिट नहीं है, वो तो बस एक पपेट थे। तो रियल कल्प्रिट का पता करना ही होगा और उसे भी सबक सिखाना होगा, मतलब जस्टिस दिलाना होगा। अब ये काम जिया खुद तो कर नहीं सकती थी, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा छोटी भी थी, शायद बचती भी नहीं। तो वो एक
एक रास्ता चुनी और रास्ता था क्रोमोलियो बन जाना, क्योंकि ऑफ कोर्स इसे सुपरनैचुरल पावर्स आएंगी और अब शायद जिया का एम होगा कि रियल कल्प्रिट को ढूंढा जाए और उसे सबक सिखाया जाए। इसका प्रूफ हमें एंड क्रेडिट सीन में ही मिलता है, जहां कुछ लोग आकर जारोद के बॉडी को उठा लेते हैं। सो यस, आई बिलीव कि इस फिल्म का पार्ट 2 जल्द ही आएगा, जहां पे सारे राज खुलेंगे। अब जारोद मरा या नहीं मरा है, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है तो सूटेड आदमी लोग उसे अपने साथ क्यों ले जा रहे थे? तो हो सकता है कि ये आदमी जारोद को जिंदा कर उसके पावर्स को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हो। जो भी हो, पूरी कहानी तो तभी क्लियर होगी जब इसकी सेकंड पार्ट भी आएगी, जिसका मैं वेट कर रहा हूं। जैसे ही आती है मैं एक्सप्लेनेशन लेके भी जरूर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, यही थी क्रोमोलियो मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।